दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 512 नंबर का लेक्चर है। अगर रसायन विज्ञान की बात करें तो आज हमारा 7वें नंबर का लेक्चर है। दोस्तों ये हमारा 7 नंबर का लेक्चर है और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 15,360 सवाल दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है, एक नए टॉपिक को लेकर मैं चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम अपने पीरियोडिक टेबल पर चर्चा कर रहे थे, आवर्त सारणी पर चर्चा कर रहे थे, और आज आवर्त सारणी के यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों पर हम चर्चा करने वाले हैं। उनसे संबंधित जो जो विशेष सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी सवालों पर भी बातचीत किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। एक चीज और आपको विश्वास दिला दूं, ये जो आप क्लास देख रहे हैं तो सिर्फ डेमो है। ठीक है, यानी बहुत थोड़ा सा आपको चीजें मैं समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार आप मौका पेड कोर्स में जरूर दीजिएगा। कम से कम पेड कोर्स का जो ट्रेलर है, जो डेमो वीडियो है, उसको दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा, ये आपसे निवेदन है। अभी हमारा सुपर सेलिंग बैच स्टार्ट हुआ दोस्तों, कंप्लीट हिस्ट्री का बैच स्टार्ट हुआ है। एक बार आप इस बैच को ज्वाइन करके देखिए, दोबारा आपको अपने जीवन में किसी भी परीक्षा के लिए अलग से इतिहास नहीं पढ़ना पड़ेगा। इतना बेहतरीन तरीके से दोस्तों तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं अपने सवालों पर, पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला सवाल दे रहा है कि अस्पतालों में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए अस्पताल में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो डॉक्टर क्या करते हैं? प्लास्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आप जाएंगे, अगर कभी हाथ पैर की हड्डी टूट जाती, डॉक्टर क्या करते हैं? प्लास्टर लगाते हैं। प्लास्टर किसका बना होता है? इसी को तो कहते हैं पीओपी। क्या कहते हैं? पीओपी। इसी को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक है, इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला है CaSO4 1/2H2O। ठीक है, हाफ H2O, ये दोस्तों इसका फार्मूला है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हड्डी जब कभी टूट जाती है तो जो प्लास्टर लगता है ये एक्चुअली में प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, सिंपल सा इसका जवाब है। मूर्तियां, खिलौने या फिर चाक बनाने में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? इसी पीओपी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, इसी पीओपी का इस्तेमाल करते हैं, जिसका फार्मूला क्या है? CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, हाफ H2O ये दोस्तों किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अच्छा एक चीज और पूछ देता दोस्तों, इसको हम कहते क्या है? जैसे Ca लिखा है तो Ca कैल्शियम को बताता है। ठीक है, तो लिखिएगा इसको हम कहते क्या है? इसका रासायनिक नाम कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो कैल्शियम हो जाएगा। SO4 क्या होता है दोस्तों? सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट। और हाफ H2O को बोलते हैं हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? ठीक है, हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हेमीहाइड्रेट दोस्तों कहा जाता है, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, ये CaSO4 हाफ H2O को कहा जाता है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। ठीक है, तीनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी याद रखेगा, पीओपी भी याद रखेगा, CaSO4 हाफ H2O भी याद रखेंगे, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी आप याद रखेगा। ये तीनों आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, और आगे बढ़िए। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व दोस्तों कौन है? ठीक है, सबसे ज्यादा विद्युत धनी तत्व हमारे इस पीरियोडिक टेबल में दोस्तों कौन है? तो हम किसे मानते हैं? हम मानते हैं सीसियम को। किसे मानते हैं? सीसियम, जिसे कुछ लोग पढ़ने में सीजियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो सीसियम या सीजियम, इसको CS से दोस्तों रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सबसे ज्यादा धनी तत्व माना जाता है। किस समूह में दिखता है दोस्तों? तो जब आप पीरियोडिक टेबल उठा के देखेंगे तो आपको समूह 1 में दोस्तों ये नजर आएगा। ठीक है, समूह 1 में नजर आएगा। ये सबसे धनी तत्व हमारे पीरियोडिक टेबल का कहा जाता है। अभी आगे मैं आपको दिखा भी देता हूं, आइए दिखाई देता हूं। पहले ये सीसियम दोस्तों कहां दिखेगा? ये देखिए, ये आपका क्या हो गया? पहला समूह हो गया। और पहले समूह में यहां 55 नंबर का दोस्तों ये परमाणु क्रमांक आपको नजर आ रहा होगा, जो सीसियम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यही क्या है दोस्तों? यही सीसियम है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका समूह 1 को डिनोट कर रहा है, ये आपका समूह क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से कुल कितने समूह होते हैं? कुल 18 समूह होते हैं और कुल 7 पीरियड होते हैं, ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं अपने सवालों पर। अगला सवाल क्या कर रहा था भाई? अगला सवाल कर रहा था कि किस अकार्बनिक यौगिक, ध्यान दीजिएगा यहां क्या शब्द लिखा है? अकार्बनिक यौगिक लिख रहा है, कार्बनिक यौगिक नहीं। किस अकार्बनिक यौगिक का व्यापारिक नाम क्या है दोस्तों? उसे हम ऑक्सोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
ऑक्सोन किसको पुकारते हैं दोस्तों? तो याद रखेगा NO2, ठीक है, Na2O2 किसे बुलाते हैं? Na यानी सोडियम हो गया और O2, ठीक है। तो इसको जो Na2O2 लिखा हुआ इसे कहते हैं सोडियम परऑक्साइड। क्या कहते हैं? और ऑक्सोन दोस्तों किसका नाम है? सोडियम परऑक्साइड का ही नाम है, ठीक है। सोडियम परऑक्साइड, ठीक है। सोडियम परऑक्साइड जो दोस्तों इसी को Na2O2 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन वो O वाला क्या दिख रहा है दोस्तों? ऑक्सीजन है, Na दोस्तों सोडियम है, ठीक है। तो इसी का नाम ऑक्सोन है। ये परीक्षा में दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल करा सोडियम पर ऑक्साइड। देखिए चाहे पर ऑक्साइड लिखे चाहे पराक्साइड लिखे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, एक ही चीज है। पराक्साइड भी वही है और पर ऑक्साइड भी वही है, ठीक है। तो लिख रहा है दोस्तों सोडियम पराक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अरे अभी तो बताया आपको कि इसका रासायनिक सूत्र Na2O2 होता है। क्या होता है दोस्तों? Na2O2 होता है। सोडियम परऑक्साइड का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ रहा था, तो ये वाली बात दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे। अगला सवाल करा कौन सा यौगिक वायु से कार्बन डाइऑक्साइड हटाता है और ऑक्सीजन दोस्तों देता है? ये कौन सा काम करता है? तो इसी सोडियम परऑक्साइड का यह काम है, ठीक है। इसी सोडियम परऑक्साइड का यह काम है जिसे हम Na2O2 कहते हैं। और इसका प्रयोग दोस्तों कहां पे होता है? इसका प्रयोग कहां पर होता है? तो इसका प्रयोग दोस्तों खासकर दो जगह होता है, जैसे पनडुब्बी वगैरह में। पनडुब्बी क्या है दोस्तों? समुद्र में पानी के अंदर रहती है, जल के भीतर रहती है। तो दोस्तों जल के भीतर पनडुब्बी में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं। अब धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा। क्यों भाई? हर व्यक्ति सांस ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तो पनडुब्बी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा घटती रहती है। उसको बैलेंस करता है, ठीक है। इसी तरह से जितना भी स्पेसशिप है, जिसे आप स्पेस यान कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसे आप स्पेस यान बुलाते हैं, ये स्पेस यान में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। ये वाली बात दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नया सवाल है और बेहतरीन सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कर ठंडे देशों में सड़कों पर से बर्फ हटाने हेतु, ठीक है, सड़कों पर से बर्फ हटाने हेतु किस अकार्बनिक यौगिक का यूज किया जाता है? देखिए ठंडे प्रदेशों में इतना बर्फबारी होता है कि वहां सड़कों पर दोस्तों बर्फ जम जाता है, सड़कों पर। अब बर्फ की सफाई कैसे की जाए? थोड़ा बहुत नहीं, बर्फ का मोटा मोटा लेयर जम जाता है। तो करना क्या होता है दोस्तों? जब तक ये बर्फ पिघलेगा नहीं, अरे आप कितना बर्फ उठा के फेंकेंगे बताइए मुझे। आप सीन देखिए, कहीं पर पूरा बर्फीला क्षेत्र है, घर के ऊपर दोस्तों बर्फ की मोटी परत जम गई है, सड़कों पर बर्फ की परत जम गई है, गाड़ियां दोस्तों बर्फ से ढक चुकी हैं। उतना बर्फ आप कहां उठा के फेंकेंगे? यहां से उठाएंगे, तोड़ेंगे, यहां फेंक देंगे तो यहां ढेर लग जाएगा। तो उसको गलाना पड़ता है। अब गलेगा कैसे? यदि बर्फ में नमक मिला दिया जाए तो नमक गलना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन अब कितना नमक मिलाएंगे बताइए? तो वो प्रक्रिया बड़ी लंबी प्रक्रिया है, इसलिए बर्फ को तेजी से गलाना पड़ेगा। और तेजी से गलाने के लिए बर्फ में क्या मिला दिया जाता है? कैल्शियम डाइक्लोराइड, ठीक है। यह आपके लिए बिल्कुल नया सवाल होगा, ठीक है। कैल्शियम डाइक्लोराइड को अगर मिला दिया जाए, ठीक है, बर्फ में, ठीक है, क्लोराइड को यदि मिला दिया जाए तो याद रखेंगे इससे क्या फायदा होता है दोस्तों? इससे बर्फ पिघलना शुरू हो जाता, फटाफट पिघलना शुरू हो जाएगा। क्यों? इसको मिलाते ही हिमांक जो होता है दोस्तों कम हो जाता है, ठीक है। इसको मिलाते ही बर्फ का हिमांक दोस्तों क्या हो जाता है? तेजी से दोस्तों गिरने लगता है और बर्फ दोस्तों जल्दी पिघलने लगती है। तो दोस्तों जल्दी सफाई वाला काम हो जाएगा। वरना ठंडे प्रदेशों में बर्फ हटाना कितना दुर्लभ काम है, कितना डिफिकल्ट काम है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कर क्षारीय मृदा धातु। एक मृदा धातु भी लिख रहा है दोस्तों, ऊपर से बता रहा है क्षारीय। वैसे भी दोस्तों मृदा धातुएं क्षारीय ही होती हैं, कोई नया बात नहीं है। कर क्षारीय मृदा धातु दोस्तों ये किस समूह में आती है? तो याद रखेगा दोस्तों ये जितनी भी क्षारीय मृदा धातुएं हैं ये समूह 2 में आती हैं, ठीक है। जो अभी मैंने आपको समूह दिखाया, भी दिखा दूंगा। समूह 1 समूह 2 कुल 18 समूह होते हैं। तो ये आवर्त सारणी के समूह 2 में आता है। हिंदी में समूह 2 कहते हैं, इंग्लिश में ग्रुप 2 कहा जाता है। अभी आगे आपको दिखा देता हूं, ठीक है। आगे आपको आइए दिखाई देता हूं पहले, ठीक है। तो ये समूह 1 आपने पढ़ा था, ये वाला दोस्तों जो था, ठीक है। इधर दोस्तों ये समूह 2 हो गया, ठीक है। इधर आपका क्या हो गया? इधर आपका समूह 2 हो गया। और समूह 2 में दोस्तों कौन सी होती हैं? यहां पर क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, ठीक है। क्षारीय मृदा धातुएं, इनको क्षारीय मृदा धातुएं क्यों कहा जाता है?
क्योंकि इनमें से ज्यादातर जितने भी एलिमेंट हैं ये सब मिट्टी में पाए जाते हैं, ये सब मिट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों इन्हें क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। और एक चीज और बता दूं, इनका रंग पीला क्यों है, बाकी का तो सब नॉर्मल दिख रहा है, इसका पीला है और यहां एक कोने में जाकर हीलियम है, इसका पीला है। इतने का पीला क्यों है दोस्तों? पीला होने का कारण है दोस्तों यह यस को, एसपीडीएफ में यह यस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे दोस्तों एस ब्लॉक, आप पढ़ेंगे पी ब्लॉक, आप पढ़ेंगे डी ब्लॉक, आप पढ़ेंगे एफ ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों यस को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों ये येलो वाला सेगमेंट, ठीक है। येलो वाला किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से दोस्तों ये दिख रहा है। अभी आगे पी आएगा तो पी यहां से आ जाएगा, ठीक है, यस पी, फिर डी बीच वाला हो जाएगा और लास्ट में दोस्तों ये नीचे वाला जो है इसको एफ में रखा जाता है। समय के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताते चलूंगा। पीछे एक सवाल और छूटा होगा, हाँ यहां पे आ जाइए, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए क्या दे रहा है, कह रहा क्षारीय मृदा धातु का उदाहरण है, ठीक है। अभी जो आगे आपने पढ़ा दोस्तों ये कह रहा है क्षारीय मृदा धातुओं में कौन आती है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ये बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, ठीक है। ये सारी धातुएं दोस्तों ये सब यहीं पे क्षारीय धातुओं के अंतर्गत आती हैं। तो ये क्षारीय मृदा धातु जो पूछा इसको एक एक करके आप यहां नोट कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर दोस्तों याद रखिएगा बेरिलियम नोट करिएगा, ठीक है, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम देखिए बेरिलियम अलग होता है और बोरान अलग होता है, अभी आगे सब आएगा, तो बेरिलियम लिख लीजिएगा दोस्तों। और बेरियम अलग होता है, बेरिलियम को Be से रिप्रेजेंट करते हैं, बेरियम को Ba से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी क्षारीय मृदा धातु है, ठीक है। तो पहले बेरिलियम लिख लीजिएगा, फिर आप मैग्नीशियम लिख लीजिएगा, मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर दोस्तों आप कैल्शियम लिख लीजिएगा, कैल्शियम भी तो दोस्तों मिट्टी में पाया जाता है, कैल्शियम लिख लीजिएगा, ठीक है, कैल्शियम लिख लीजिएगा। कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से बेरिलियम की जगह बेरियम लिख लीजिएगा, बेरियम, ठीक है। बेरियम को Ba से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बेरिलियम लिखेगा तो Be से रिप्रेजेंट करेंगे, बेरियम लिखेगा तो बेरियम को Ba से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से स्ट्रोंटियम लिखिएगा, स्ट्रोंटियम, ठीक है। स्ट्रोंटियम को दोस्तों Sr से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे? Sr, स्ट्रोंटियम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से अंतिम में लिखेगा रेडियम, रेडियम, ठीक है। रेडियम रेडॉन अलग होता है, रेडियम दोस्तों यहां है, रेडॉन दोस्तों वो आपका समूह 18 का तत्व होता है, ठीक है। उसे अक्रिय गैस वाली श्रेणी में रखा जाता है। जब कभी तूफान वगैरह आता है वायुमंडल में, रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, या फिर सुनामी वगैरह आए, ज्वालामुखी कहीं फटे, भूकंप बहुत बड़ा आया हो, तो वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, वो रेडॉन अक्रिय गैस के रूप में आता है। देखिए रेडॉन यहां आता है, देखिए आर्यन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका रेडॉन था, ये रेडॉन था, और ये जो देख रहे हैं Ra, ये आर्यन है, ये आर्य है। ये क्या दोस्तों? ये रेडियम है। आप देखते होंगे घड़ी की सुइयों वगैरह पे रेडियम लगता रहता तो हल्का चमकता रहता हरे रंग का, ठीक है, ये वो वाला रेडियम है दोस्तों, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, इसको Ra से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, Ra से, ठीक है। ये सभी जो क्षारीय धातुएं हैं इन्हें क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ग्रुप 2 में दोस्तों ये सब कुछ आते हैं, ठीक है। ये सब जो नीचे आपको दिखाया ये सब दोस्तों ग्रुप 2 वाले हैं, तो इसे दोस्तों आप याद रखेंगे। इसी के साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ा जाए, चलिए और आगे चलते हैं, सवाल देखते हैं, जहां जरूरत रहेगा वहां कवर कर लेंगे। क्षारीय मृदा धातुओं में पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मिलने वाला दोस्तों कौन सा तत्व है, ठीक है। जितना आपने क्षारीय मृदा धातु में पढ़ा उनमें से पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? जैसे आपने पीछे मैग्नीशियम पढ़ा, कैल्शियम पढ़ा, बेरिलियम पढ़ा, बेरियम पढ़ा, स्ट्रोंटियम पढ़ा, रेडियम पढ़ा, इन सब में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। इन सभी में सबसे ज्यादा इस पृथ्वी पर दोस्तों क्या मिलता है? तो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम दोस्तों हमारे हड्डियों में भी पाया जाता है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों पाए जाते हैं हड्डी में। करा कौन सी क्षारीय मृदा धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं, ठीक है। वैसे तो दोस्तों एक नंबर पे आप याद रखेगा कि सभी क्षारीय मृदा धातुएं, सभी क्षारीय मृदा धातुएं, ठीक है, क्रियाशील होती हैं, ठीक है, क्रियाशील होती हैं, ठीक है। क्रियाशील जितने भी होती हैं दोस्तों सब बहुत ज्यादा क्रियाशील होती हैं, लेकिन इतना करने से मजा नहीं आएगा, कोई ना कोई एक को सबसे ज्यादा क्रियाशील के रूप में दिखाना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील माना जाता है रेडियम को,
किसे माना जाता है दोस्तों? सबसे ज्यादा क्रियाशील किसे माना जाता है? रेडियम को माना जाता है। वैसे तो सभी की सभी होती हैं, लेकिन फिर भी आप इसे रेडियम को मान लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेडियम है यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, ये जो रेडियम है दोस्तों, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैडम की पियरे क्यूरी, तो याद रखेगा यह एक रेडियोधर्मी तत्व है। ठीक है, और रेडियोधर्मी होने की वजह से यह क्या दोस्तों, ये क्रियाशील माना जाता है। तो औरों से ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये इसके पीछे वजह है। ठीक है, कुछ लोग दोस्तों बेरियम को भी मानते हैं। ठीक है, कुछ लोग दोस्तों, मान लीजिए ऑप्शन में ना दिया हो तो आप बेरियम को भी मान सकते हैं। बेरियम को Ba से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको भी दोस्तों माना जाता है। तो 1 नंबर पे आप रेडियम को याद रखिए, 2 नंबर पे आप बेरियम को याद रखिए। ठीक है, बेरिलियम नहीं, बेरियम को याद रखिएगा, Ba से रिप्रेजेंट कर, बेरिलियम को Be से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखेगा। ये मैं 2 क्यों बता रहा हूं? मान लीजिए परीक्षा में रेडियम का ऑप्शन नहीं दिया, कई बार रेडियम का ऑप्शन नहीं देता है, तो क्या मानेंगे? तो आप जो है बेरियम मान लीजिएगा, और दिया है तो सीधा सीधा रेडियम मानिएगा। ठीक है, ज्यादा इब्बट करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, करा उर्वरकों के लिए अमोनियम नाइट्रेट। उर्वरक जानते हैं ना? उर्वरक किसे कहते हैं दोस्तों? अरे उर्वरक का मतलब रासायनिक खाद हो गया। ठीक है, उर्वरक मतलब क्या हो गया? रासायनिक खाद। ठीक है, करा रासायनिक खाद के लिए अमोनियम नाइट्रेट बनाने में किस अम्ल का, किस एसिड का दोस्तों यूज किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट बनाने में? सिंपल सी बात है, उसका नाम ही है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो लिखिएगा इसके लिए किस चीज का यूज होता है? नाइट्रिक अम्ल का यूज किया जाता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल कहिए चाहे नाइट्रिक एसिड कहिए, इसी का यूज करते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, इस नाइट्रिक एसिड का आपका फार्मूला आपसे पूछ सकता है, तो बताएगा HNO3। क्या बताएंगे? HNO3। ठीक है, HNO3 दोस्तों इसका फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। ये नाइट्रिक एसिड के लिए ये फार्मूला है, ये आप याद रखेंगे। करा नाइट्रोग्लिसरीन और TNT, जहां कहीं भी TNT लिख दीजिए, समझिए विस्फोटक की बात हो रही है। ठीक है, TNT जहां कहीं भी हो, समझिए सीधा सीधा विस्फोटक की बात हो रही है। करा विस्फोटक बनाने में किस एसिड का यूज करते हैं? तो इसमें भी दोस्तों उसी नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल, अब सोचिए, अभी आपने पढ़ा कि नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल रासायनिक उर्वरक के रूप में करते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा इसको फलों को दिया जाता है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है इससे विस्फोटक भी बनता है। तो सोचिए ये जो रासायनिक खाद का हम सेवन कर रहे हैं ये कितना खतरनाक है। ठीक है, कितना खतरनाक, अरे भाई इसकी कोई तुलना की जा सकती है? बताइए। और इसका मैंने फार्मूला क्या बताया? HNO3। तो इस बात को भी दोस्तों आप जो है याद रखेंगे। आगे बढ़िए, करा नाइट्रिक अम्ल किस अम्ल के साथ मिलकर एक्वारेजिया बनाता है? क्या बनाता है दोस्तों? ये बड़ा अच्छा सवाल है, किसके साथ मिलने पर ये एक्वारेजिया बनाता है? तो क्या दिया दोस्तों? पहले लिखेगा HNO3। ठीक है, HNO3 को किसके साथ मिलाया जाए कि उत्तर में क्या तैयार हो जाएगा? उत्तर में एक्वारेजिया तैयार होगा। ठीक है, यही तो मतलब इसका है, एक्वारेजिया तैयार होगा। तो याद रखेगा जब यह क्रिया करता है HCl के साथ, ठीक है, HCl के साथ जब ये क्रिया करता है तब HCl को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोस्तों कहा जाता है। इसके साथ क्रिया करके ये जो नाइट्रिक एसिड होता है ये क्या बनाता है? एक्वारेजिया बनाता है। तो यहां पर आप HCl को याद रखेंगे, तब जाके दोस्तों एक्वारेजिया रेडी होगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, सीधा सीधा। कर लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर दोस्तों किस यौगिक को कहा जाता है? बताइए कौन सा यौगिक है जिसको लाइम वाटर बोलते हैं? तो ऐसे तो अपने देसी लैंग्वेज में कहेंगे तो इसे कहा जाता है बुझा हुआ चूना। क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना को हम क्या कहते हैं? इसी को हम लाइम वाटर बोलते हैं। ठीक है, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? Ca को कर दीजिए बाहर और OH3 कर लीजिए। ठीक है, CaOH3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बुझा हुआ चूना क्या है दोस्तों? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड है, ये आप दोस्तों याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कई बार सवाल आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ और नहीं है, ये बुझा हुआ चूना है, इसी को लाइम वाटर कहा जाता है। क्या कहते हैं? लाइम वाटर कहा जाता है। इसे दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, एक चीज मैं और आपको बता दूं, अब तक मैंने आपको 7 विषय पढ़ा दिया। जैसे आज पढ़ रहे हैं ना,
इसी तरह से अगर आपको पढ़ना है तो मैंने आपको कुल 7 विषय पढ़ा दिया है, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये विस्तार से मैंने कवर करा दिया। इसी तरह से भारतीय संविधान पढ़ा दिया, विश्व का भूगोल पढ़ा दिया, भारत का भूगोल पढ़ा दिया और पूरा का पूरा फिजिक्स भी पढ़ा दिया, ठीक है। इसी तरह से 500 से अधिक क्लास दे चुका, 15,000 सवाल अपनी इस क्लास में मैंने पूर्ण कर दिया। आज की क्लास तो अटेंड करके आप 15,360 सवाल तैयार करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सोचिए कितनी बढ़िया क्लास चल रही है। ये अपने आप में बहुत अच्छी क्लास है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज पूरी देखिए, एक एक करके आपका एक एक विषय कंप्लीट हो जाएगा। कहीं कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है, कहीं एक सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको मैंने ब्रेक किया हो, जहां से क्वेश्चन आंसर न कराया हो, ठीक है। आराम से पढ़िए। इसी तरह प्रतिदिन मैं आपको आराम से ही पढ़ाता हूं, एक एक सवाल पर हम लोग सवाल जवाब करते हैं, तैयारी हमारी अच्छी होती, ठीक है। तो बुझा हुआ चूना या फिर स्लेट लाइम लिख दे, या इसे क्या लिख दे दोस्तों, लाइम वाटर लिख दे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कितने इसके नाम हैं। या फिर इसी को क्या लिख दे, पीछे लिखा था बुझा हुआ चूना, अच्छा बुझा हुआ चूना तो लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दे, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दे, ठीक है। हाइड्रोक्साइड लिख दे, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दे, या फिर फार्मूला लिख दे, क्या लिख दे, CaOH3, ठीक है। CaOH3, ठीक है। CaOH3, ये सब दोस्तों यही लिखा था फार्मूला ना, यही लिखा होगा, ठीक है। सही है, मुझे लगा कहीं H के बराबर 3 नहीं, ये पूरा OH3 होगा, ठीक है। H3 अलग हो जाता है, OH3 अलग हो जाएगा, इसलिए दोनों पे लगाना पड़ा, ठीक है। तो ये दोस्तों होता है। करा यह बुझा हुआ चूना या किस यौगिक को कहा जाता है, फिर से वही सवाल भाई, अरे बता तो दिया, इतना सारा जवाब है, आपको जो समझ में आए दे दीजिएगा, कहीं से कभी भी कुछ भी दे सकता है, क्योंकि एक ही चीज के कई सारे नाम हैं, तो सवाल तो कैसे भी तोड़ मरोड़ कर पूछा जा सकता है। सवाल अलग कब होगा, जब वाटर लाइम की जगह बैराइटा वाटर दे देगा। कर अब बैराइटा वाटर दोस्तों ये किस यौगिक को कहा जाता है, यह जैसे यहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, उसी तरह से यहां पर बेरियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। अच्छा बेरियम होता है कि बेरिलियम होता है, फिर गड़बड़ नहीं करना है, बेरियम होता है, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बेरियम को Ba से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड जो होता है दोस्तों, इसे कहा जाता है बैराइटा वाटर, ठीक है। अच्छा Ba से दोस्तों रिप्रेजेंट करते हो तो ठीक है, इसको OH2 बोलते हैं, ठीक है। BaOH2। यहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में दोस्तों OH3 था, ध्यान दीजिएगा, यहां OH3 था जबकि यहां OH2 है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग सभी के साथ लगता है, जहां जितने भी अणु की जरूरत होती है उस हिसाब से दोस्तों इसका रासायनिक जो है नाम बना होता है। आवर्त सारणी के किन समूहों के तत्वों को पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, ठीक है। बताइए करा आवर्त सारणी के किन समूह के तत्वों को पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, तो पी ब्लॉक के तत्व में एक पूरा परिवार है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आता है, समूह 13 से कहानी स्टार्ट होती है, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17 और अंतिम में 18, ठीक है। मतलब 12 के बाद के जितने भी होते हैं ये पी ब्लॉक में रखे जाते हैं। अब आइए एक बार दिखाते हैं आपको, ठीक है। यहां पे आ जाइए पीछे, अच्छा यहां आगे भी आगे दिया हूं मैं, यहां देखिए आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। कुछ चीजें जो यस ब्लॉक वाले हैं उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। देखिए ये हमने पढ़ा था यस ब्लॉक वाले में, ये हमने पढ़ा था, और ये एक ए वाला पढ़ा था, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका यस ब्लॉक, क्या था दोस्तों, यह आपका एस ब्लॉक, यह आपका यस ब्लॉक का था, ठीक है। और अब दोस्तों जो यहां पे दे दिया है, यहां से लेकर के यहां पर, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला सेक्शन, ये क्या दे दिया दोस्तों, यह दे दिया पी ब्लॉक, क्या दे दिया, यह दे दिया पी ब्लॉक। तो ये दोस्तों पी ब्लॉक है। अच्छा नंबरिंग के हिसाब से जरा देख लीजिए, आइए नंबरिंग के हिसाब से दिखा देता हूं आपको। जैसे ये 1 नंबर का रहा होगा, ये 2 नंबर वाला रहा होगा, ये 3 रहा होगा, ये 4 रहा होगा, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहां देखिए 13 से शुरू हो रहा है, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। तो यही तो दोस्तों आपने कवर किया है, ठीक है। यही 18 क्या होते हैं दोस्तों, यही 18 जो है ये पी ब्लॉक में दोस्तों गिने जाते हैं, ठीक है।
इन्हीं को पी ब्लॉक में गिना जाता है। तो समूह एक में दोस्तों क्या करते हैं, समूह एक में 1 और 2 वाला आता है। समूह एक में कितने की कौन से आते हैं दोस्तों, तो इसमें 1 2 को रखा जाता है, और पी ब्लॉक वाले में यहां 13 से लेकर 18 तक रखा जाता है। तो ये तथ्य भी दोस्तों आप जो है याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि किस समूह के तत्वों में मुख्य रूप से बोरान, ध्यान दीजिएगा, किस समूह के तत्वों में मुख्य रूप से बोरान, एल्यूमिनियम, गैनीलियम और थैलियम दोस्तों शामिल होते हैं। करा ये किस में शामिल होते हैं, ठीक है। तो बोरान वगैरह, अब देखिए वो 13 से लेकर कई सारे थे, तो पर्टिकुलर एक की बात कर रहा है, तो ऐसे में आपको याद रखना पड़ेगा। ये फिलहाल तो 13 में है, देखिए यहां पे देखिए दिख रहा होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, यहां बोरान से शुरू होगा, बोरान, ठीक है। तो बेरिलियम, बोरान, कार्बन, हाँ ठीक है, बोरान से स्टार्ट होगा, तो बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, ये सब दोस्तों यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब दोस्तों समूह 13 में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों, ये सब जो हैं समूह 13 में आते हैं, या ग्रुप 13 के ये तत्व हैं। ये दोस्तों आप याद रखेंगे, सब के सब दोस्तों ग्रुप 13 वाले हैं, याद रखेंगे। अच्छा, अभी हम लोग एक एक सवालों को जब हम अटेंड करेंगे, 13 में से निकाल के जब सवाल बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि सर कितना डिटेल में सवाल बनता है। देखिए कह रहा है समूह 13 के तत्वों में किसे छोड़ दिया जाए, किसे छोड़कर सभी के सभी दोस्तों धातु हैं, यानी कोई एक बीच में अधातु बैठा हुआ, उसको आपको छांट के निकालना है। तो पहले नंबर पे जो बोरान है ना, बोरान, यही बोरान ही क्या दोस्तों, यह बोरान एक अधातु है, ठीक है। अगर इसको हटा दिया जाए तो बाकी के जितने होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, धातुएं हैं, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, बोरान का प्रयोग कहां होता है दोस्तों, तो याद रखेगा पौधों के वृद्धि एवं विकास हेतु, ठीक है। पौधों के वृद्धि एवं विकास हेतु दोस्तों जिम्मेदार कौन होता है, ये बोरान जिम्मेदार होता है। यदि पौधों को बोरान नहीं मिल पाता है, पौधे नाटे रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, तो बोरान बड़ा आवश्यक होता है। तो ये एक अधातु है, पहले तो आप इसे याद रखिएगा, है समूह 13 में लेकिन है अधातु। यदि इसको छोड़ दिया जाए तब जाकर दोस्तों बाकी सभी धातुएं हैं, जैसे हाइड्रोजन को छोड़ करके थे, ठीक है। हाइड्रोजन भी दोस्तों क्या है, अधातु के तहत रखा जाता है, वो भी आप याद रखेंगे। तरह किन तत्व को सुहागा या टिंकल कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, करा किस तत्व को सुहागा भी कहते हैं या टिंकल भी कहते हैं, तो ये कहा जाता है बोरेक्स को। किसे कहा जाता है दोस्तों, सुना होगा आपने बोरेक्स, ठीक है। तो परीक्षा में याद रखेगा सुहागा या टिंकल किसे कहते हैं दोस्तों, ये बोरेक्स को कहा जाता है, ठीक है। इसे टंकड़ भस्म भी कहते हैं, टंकड़ भी कहा जाता है, टंकड़ भस्म भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, टंकड़ भी बोल दिया जाता है, या कहीं कहीं पे दे सकता है टंकड़ भस्म। तो कई सारे इसके नाम हैं, जरा उन सभी नाम को याद रखिए, चाहे बोरेक्स लिखे, चाहे टंकड़ लिखे, चाहे टंकड़ भस्म लिखे, ये सब आप याद रखेंगे। यूज कहां कहां पे होता है, इस सुहागा का प्रयोग दोस्तों कहां कहां पर होता है, तो सुहागा का प्रयोग होता है टूथपेस्ट बनाने में, ठीक है, टूथपेस्ट बनाने में या फिर साबुन बनाने में, ठीक है। साबुन बनाने में दोस्तों इसका यूज होता है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। केवल रट थोड़ी लेना है कि सुहागा रट लिया, बोरेक्स रट लिया, नहीं, टिंकल रट लिया, नहीं, कुछ और भी दोस्तों इसके बारे में याद रखिए, ठीक है। इसे टंकड़ भस्म भी कहा जाता है। ये सारे इससे जुड़े हुए जो फैक्ट हैं आप इसको भी पहले याद रखिए, ठीक है। और याद रखिए करा बोरेक्स का रासायनिक नाम, अभी पहले बोरेक्स को मैंने क्या क्या बताया, मैंने कहा बोरेक्स को टिंकल कहा जाता है, बोरेक्स को टंकड़ भी कहा जाता है, बोरेक्स को टंकड़ भस्म भी कहा जाता है, सब नाम पहले लिखे, ठीक है। बोरेक्स को जो है और क्या कहते हैं भाई, सुहागा भी कहा जाता है, सुहागा, ठीक है। बोरेक्स को सुहागा भी कहा जाता है, ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। और हमने इसका यूज बताया, तो यूज में दोस्तों क्या याद रखा आपने कि इसका यूज टूथपेस्ट में होता है, और कहां पर होता है, और जो है साबुन उद्योग वगैरह में होता है, ठीक है, साबुन में, ठीक है, साबुन उद्योग में इसका दोस्तों प्रयोग किया जाता है, ये आपने पढ़ा था। अब आइए इस मुख्य सवाल पे हम बात करते हैं। करा बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है, फार्मूला में दोस्तों लिखेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कठिन है, इसे बोलती हैं सोडियम टेट्राबोरेट, क्या बोलते हैं, सुनिएगा ध्यान से, इसे कहते हैं सोडियम, फिर लिखिएगा टेट्रा, फिर लिखिएगा बोरेट, ठीक है। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, ठीक है, डेकाहाइड्रेट,
ये दोस्तों इसका नाम होता है। और भी कई जगह पे यूज होता है, इससे उर्वरक उद्योग में भी इसका यूज करते हैं, साबुन उद्योग में इसका यूज करते हैं, ठीक है। और आपको बढ़ाना है तो यहीं पे और बढ़ा लीजिए, इसका इस्तेमाल और कहां कहां करते हैं, उर्वरक उद्योग वगैरह हम भी करते हैं, लिख लीजिए, एक दो और बढ़ा लीजिए, ठीक है। साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, उर्वरक हो गया, सिरेमिक हो गया, ठीक है, सिरेमिक, ठीक है, शीशा उद्योग, ठीक है, सिरेमिक उद्योग वगैरह, इन सभी जगह पे दोस्तों इस बोरेक्स यानी सुहागा का यूज किया जाता है। सुहागा का रासायनिक नाम बहुत बड़ा है, क्या नाम था, सुनिए ध्यान से। हमने कहा पहले याद रखिए सोडियम, सोडियम, फिर याद रखेगा टेट्राबोरेट, बोरेक्स से बोरेट याद रखेगा, टेट्राबोरेट, फिर डेकाहाइड्रेट, ये सब दोस्तों जोड़ करके इसका नाम बना है। थोड़ा टेक्निकल है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। समूह 13 का कौन सा तत्व एक प्रबल अपचायक है, क्या है दोस्तों, एक प्रबल अपचायक है, इसलिए इसे तापीय वेल्डिंग प्रक्रम, ठीक है, प्रक्रम में प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम दोस्तों यह एक अपचायक है और इसका दोस्तों वेल्डिंग प्रक्रम में यूज किया जाता है। टांका वगैरह मारने के लिए दोस्तों एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, ठीक है। और एल्यूमिनियम प्राप्त किससे होता है दोस्तों, किस अयस्क से दोस्तों यह प्राप्त किया जाता है, तो बॉक्साइट नामक अयस्क से, बॉक्साइट नामक अयस्क से दोस्तों यह प्राप्त किया जाता है। यह प्रबल अपचायक है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आगे चलिए, करा पोटेशियम फिटकरी में से, पोटेशियम फिटकरी में से क्रिस्टलन जल निकालने के बाद, ठीक है, क्रिस्टलन जल निकालने के बाद बचा हुआ सूखा पदार्थ दोस्तों क्या कहलाता है, उसे जली फिटकरी बोलते हैं, ठीक है। पोटेशियम फिटकरी में से अगर क्रिस्टलन जल को निकाल दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, जो बची हुई होती है उसे हम कहते हैं जली फिटकरी, ठीक है, जली फिटकरी, ठीक है। जल को निकाल दिया तो जली फिटकरी बचेगी, जली माने जल जाना, बर्नट बोलते हैं, ठीक है। अरे ये जली माने जल नहीं है, ठीक है, जली का मतलब क्या हो जाता है, ब्रंट हो जाता है, ठीक है, बर्न, बर्न माने जल जाना, बर जाना, ठीक है। तो ब्रंट और फिटकरी के लिए एक शब्द होता है एलम, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, जली फिटकरी या ब्रंट एलम कहा जाता है, या फिर इसे पोटैश फिटकरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम और क्या बोलते हैं, इसे हम पोटैश फिटकरी भी कहते हैं, ठीक है, पोटैश फिटकरी भी दोस्तों इसे कहते हैं, यह भी आप याद रखिए। इससे बहुत सारे सवाल दोस्तों बनते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं क्या क्या एग्जाम में आता है। करा पोटेशियम का कौन सा यौगिक चमड़ा रंगने और कागज के कारखाने में दोस्तों यूज किया जाता है पोटेशियम का। ये जो पोटैश फिटकरी आपने पढ़ा या आपने जो जली फिटकरी पढ़ा, इसी का दोस्तों यहां पर यूज करते हैं, ठीक है, जली फिटकरी, ठीक है, जली फिटकरी, या फिर जो पोटैश फिटकरी आपने पढ़ा, पोटैश फिटकरी, ठीक है, पोटैश फिटकरी जो आपने पढ़ा, इसका इस्तेमाल कहां होता है, चमड़ा रंगने में किया जाता है या कागज उद्योग में दोस्तों इसका प्रयोग होता है, याद रखेंगे। करा पोटेशियम का कौन सा यौगिक आग बुझाने व कपड़ों की रंगाई में दोस्तों यूज किया जाता है, फिर से वही हो जाएगा जली फिटकरी। आग बुझाने में भी दोस्तों इसको करते हैं, इसे पोटास एलम भी कहते हैं, ठीक है। तो एक नाम और लिख लीजिएगा, चाहे आप इसे जली फिटकरी कहिए, चाहे आप इसे जली फिटकरी कहिए, चाहे आप इसे पोटैश फिटकरी कहिए, ठीक है। और क्योंकि फिटकरी को एलम कहा जाता है, तो यदि मैं इसे पोटैश एलम कह दूं तो कोई दिक्कत, अरे भाई एलम, ALUM, एलम ही तो बोलते हैं फिटकरी को। तो अगर हम यही जली एलम बोल दें तो देखिए नाम खाली तोड़ मरोड़ रख सकते हैं, ठीक है, उत्तर में परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम में ऐसे दोस्तों प्रश्न घुमाया जाता है कि बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाए, उसको लगे कुछ नई बात आ गई है। नया क्या आ जाएगा भाई, सवाल का जवाब वही रहेगा, कुछ नया नहीं आ जाएगा, वो केवल आपको परेशान करने के लिए नई नई चीजें दे दी जाती है। करा किसका उपयोग रंग बंधक के रूप में, रंग बंधक जानते हैं ना, जैसे कई बार दोस्तों आप कपड़े खरीदते होंगे, उसका रंग उड़ जाता है तो आप कहते हैं उस पर कच्चा रंग लगा था, पक्का रंग नहीं चढ़ा था। पक्का रंग होता तो कपड़े का रंग नहीं उड़ता, ठीक है। तो इसीलिए कपड़ों में रंग बंधक का यूज किया जाता है ताकि कपड़े का रंग पक्की तरह से चढ़ जाए, वो हटे ना। तो किसका उपयोग रंग बंधक के रूप में रंगाई और छपाई में दोस्तों यूज किया जाता है। क्या इसी फिटकरी का यूज करते हैं, नहीं, वो दूसरा होता है। यहां पे होता है एल्यूमिनियम सल्फेट, जी हाँ, एल्यूमिनियम सल्फेट का दोस्तों प्रयोग करते हैं किस कार्य के लिए, जब कभी रंग बंधक के रूप में दोस्तों यूज करने की बात आए तो, ठीक है। तब दोस्तों ये आप याद रखेंगे रंग बंधक या रंगाई या फिर छपाई में इसका यूज होता है, ठीक है। जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है,
जल का शुद्धिकरण, ठीक है, जल का शुद्धिकरण हेतु दोस्तों किसका यूज करते हैं, तो कई चीजों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। शुद्धिकरण के लिए देखिए कई बार शुद्धिकरण के लिए हम लोग क्लोरीन यूज करते हैं, ठीक है। क्लोरीन डालने से दोस्तों पानी जो है साफ हो जाता है, तो क्लोरीन का यूज करते हैं। और कई बार दोस्तों फिटकरी का भी यूज करते हैं, फिटकरी डालने से भी हो जाता है, ठीक है। तो जल का शुद्धिकरण करते कैसे हैं, ये फिटकरी डालकर भी किया जा सकता है, क्लोरीन जैसे बड़े बड़े स्विमिंग पूल होते हैं, तो स्विमिंग पूल का पानी रोज थोड़े बदला जाता है, उस पानी को साफ जरूर किया जाता है, बदला नहीं जाता। जैसे बड़ी बड़ी टंकियां बनी है, पानी की टंकियां जहां सप्लाई होता है पानी, तो क्या किया जाता है, पानी हमेशा बदला जाता है, चेंज किया जाता है, नहीं, वहां पे क्लोरीन डालकर दोस्तों उस पानी को साफ किया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर अच्छा, ये पानी के शुद्धिकरण को दोस्तों क्लोरोनीकरण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, क्लोरोनीकरण, ठीक है। क्लोरोनीकरण भी दोस्तों इसे कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। करा किसकी स्कंदन शक्ति, स्कंदन माने जानते हैं ना, स्कंदन यानी थक्का कहा जाता है, ठीक है, थक्का। कह रहा किसकी स्कंदन शक्ति अधिक होती है और इसका उपयोग बढ़ते हुए खून को रोकने में किया जाता है, तो याद रखेगा दोस्तों फिटकरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, फिटकरी। कभी देखिए पुराने समय में आप कभी दाढ़ी वगैरह बनाने जाते हैं, शेविंग कराने, अगर किसी जो है सैलून में जाते होंगे, तो दोस्तों सैलून में ये काम करने के बाद, शेविंग करने के बाद फिटकरी से दोस्तों लोग रगड़ते हैं कि कहीं कटा हो तो क्या हो जाए, वो खून जो है बंद हो जाए, क्योंकि फिटकरी दोस्तों थक्का बड़े तेजी से बनाता है। तो यहाँ उत्तर भी क्या हो जाएगा, फिटकरी। या कभी चोट वगैरह लग जाए तो फिटकरी दोस्तों लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसे आप जरूर याद रखें। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ये सभी दोस्तों किस समूह के तत्व हैं, कार्बन वगैरह। अभी अगला समूह आ जाएगा समूह 14, क्या आ जाएगा दोस्तों, ये जो हैं ये समूह 14 के तत्व हैं, और हम समूह 14 पर अगली क्लास में चर्चा करेंगे। क्या कुछ खास कार्बन से संबंधित है, क्या कुछ खास सिलिकॉन, जर्मेनियम से संबंधित है, इन सभी चीजों को अगली क्लास में हम लोग डिस्कस किया जाएगा। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा, ठीक है। एक निवेदन करता हूं दोस्तों, आप स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा नया एप्लीकेशन, इसे जरूर डाउनलोड कीजिए। हमारे सारे पेड कोर्स इसी पे चलते हैं। हर पेड कोर्स में हमने डेमो वीडियो दे रखा है। ऑनलाइन पढ़ाने वाला कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी चैनल आपको डेमो वीडियो नहीं देता है। लोग सोचते हैं कि डेमो देख के लड़का भाग जाएगा, और मैं सोचता हूं कि क्वालिटी पसंद आए तब बच्चा ज्वाइन करे, ठीक है। बहुत अंतर है दोस्तों हमारे और लोगों में, तो प्लीज आप एक बार मौका जरूर दीजिए, कम से कम डेमो देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि क्लास ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई डाउट है, कोई समस्या है, कुछ पूछना है तो आप संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो पीडीएफ के लिए पूछ रहे थे कि सर इस क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए दोस्तों आप चले जाइए वैदिकी.com। जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन भी इस नाम से मिल जाएगा, और जो है वैदिकी के नाम से दोस्तों ये वेबसाइट भी है, और वैदिकी नाम का दोस्तों एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी नाम का ऐप भी मिल जाएगा। तो सारी क्लास का, ये जितना भी क्लास है, हम 500 लेक्चर दिए हैं, सबका पीडीएफ यहाँ आपको मिल जाएगा। फ्री वाला पीडीएफ भी मिल जाएगा, पेड वाला भी मिल जाएगा। फ्री पेड कैसा सर समझे नहीं, अब जैसे यही पीडीएफ है, जैसे मैंने पढ़ाया एज इट इज आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर आप उसे प्रिंट नहीं करा पाएंगे, क्योंकि मान लीजिए 15-16 पेज है, अब इसको प्रिंट कराने जाएंगे तो महंगा पड़ेगा। तो इसको समराइज करके 50-60 पेज, 70 पेज, 80 पेज में समराइज कर दिया जाता है, तो छोटा सा उसका नॉमिनल प्राइस हो जाता है खर्चे बर्चे के लिए, ठीक है। तो वो दोस्तों आप वहां से ले सकते हैं, वैदिकी.com से आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।